हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी मैंने पहल शुरू की है और ये रहेगी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। तो बच्चों, एक क्लास लेके आया हूँ मैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। इसमें हम आपको साइंस पढ़ाएँगे और ध्यान ये रखिएगा कि आप सभी लोग रेगुलर जुड़ेंगे। रात में 8 बजे क्लास हुआ करेगी, तो आप सभी साथी अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये रेगुलर क्लास प्रोवाइड करें और ऑफलाइन मोड में, या फिर हम जैसे भी अगर हमको मौका मिलेगा हम लाइव क्लास भी आपकी ये डाल दिया करेंगे, ठीक है। रात में 8 बजे रहेगी और इसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भैया आज से बायोलॉजी के बारे में, और फिर धीरे से हम आपको इसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स की शुरुआत हम यूट्यूब पे कर देंगे, तो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जो बच्चे अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स और बायोलॉजी उनकी एक साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे हम कराएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे और एनसीईआरटी बेस से ही हम आपको क्या करेंगे, इन चीज़ों को सिखाएंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, आज की शुरुआत करते हैं बस चंद पंक्तियों के साथ में। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना भाई कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि 2025 में सफलता आपकी शोर मचा दे। यही आपको उद्देश्य रख के यही आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपने 2025 में और अभी जो समय है इसमें मेहनत कर लिया तो उम्मीद है और शानदार रहेगा भाई साहब 26 आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ 25 और 26 में आने वाली हैं, ठीक है। जैसे कि अभी 35,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए अलग से हम इवेंट लेके आ रहे हैं, उसमें बताएंगे सिलेबस क्या रहेगा, कब तक एग्जाम होगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई आज से, है ना। बायोलॉजी क्लास शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं आपको। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाया करेंगे, उस चैप्टर वाइज सब चीज़ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी के बाद फिर हम आपको क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे सबसे पहले अगर आज हम लोग बात करेंगे तो भैया बायोलॉजी की बात करेंगे साथी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी और बायोलॉजी की भाई साहब बात करें तो बायोलॉजी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साथी? अरस्तु माने जाते हैं बायोलॉजी के जन्मदाता, क्योंकि अरस्तु थे। इन्होंने क्या किया, जो जितना भी जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं को इन्होंने 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। अरस्तु ने जीव जंतुओं को बच्चे 2 भागों में बांटा। एक भाग इन्होंने बताया, एक भाग इन्होंने वनस्पति विज्ञान, इन्होंने जो है जीव और जंतुओं यानी पूरे बायोलॉजी को इन्होंने बच्चों 2 भागों में बांटा। एक तो उन्होंने पादप जगत बनाया, ठीक है ना, और एक इन्होंने जंतु जगत बनाया, ठीक है ना। एक जंतु जगत बनाया, ठीक है। पादप समूह और जंतु समूह 2 नाम दिए, पादप समूह और जंतु समूह दिया, ठीक है ना। पादप समूह को ही इन्होंने वनस्पति समूह भी नाम दिया था, ठीक है ना, वनस्पति समूह दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग शुरुआत करेंगे साथी, जो भी शुरुआत करेंगे वो हम लोग बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे और बायोलॉजी के बच्चे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है साथी, उसमें सबसे पहले चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल अर्थात कोशिका, ठीक है। सेल अर्थात कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोशिका क्या होती है भाई, ठीक है। कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, कोशिका इस समस्त ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु बने हैं, ठीक ना, जिनमें प्राण है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं जिनमें प्राण है, वो सभी छोटी से छोटी इकाइयों से मिल करके बने हैं। मतलब बहुत छोटे से छोटे कण से मिल करके बने हैं। कुछ कणों में प्राण है और कुछ कणों में प्राण नहीं है, ठीक है ना। तो जिनमें प्राण है वो उनकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो अर्थात जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सिंपल सी बात है, जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। जीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, अर्थात इसमें जीवों का निर्माण होता है और इसे रचना होती है। समझ रहे हैं? किसकी? कोशिका की। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग और बात कर लेते हैं कि कोशिका अर्थात सेल की खोज किसने किया, ठीक ना। इसकी खोज किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका अर्थात सेल की खोज बच्चे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था।
और रॉबर्ट हुक ने साथ ही मृत कोशिका की खोज किया था। किस प्रकार की कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद साथ ही एक आए ल्यूवेनहॉक, ठीक ना, ल्यूवेनहॉक, ठीक ना, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने साथ ही जीवित कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। उसके बाद साथी अगर हम लोग बात करें भाई कि अगर आपसे और भी बात किया जाए इसमें साथी कि जो कोशिका है बच्चों, कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था साथी? कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, तो बच्चे ध्यान रखिएगा, कोशिका केंद्रक की खोज, कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया? कोशिका केंद्रक की खोज, ठीक ना, की खोज किसने किया है? ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज किया है। किसकी खोज किया है? कोशिका केंद्रक की खोज साथी रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ और भी बातें हम लोग जानते हैं इसमें, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया भैया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत साथी किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, एक विद्वान आए थे, ठीक है ना, दो विद्वान थे। एक थे स्लाइडेन, ठीक ना, स्लाइडेन, और बच्चों एक थे स्वान, ठीक है ना। स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि भाई जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका जो होती है वो कोशिका विभाजन से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? कोशिका विभाजन से होता है। और जो कोशिकाएं हैं वो कई कोशिकांगों से मिल करके बनी है, कई कोशिकांगों से मिल करके एक कोशिका बनी होती है। जबकि अगर बच्चे बात किया जाए कोशिका विभाजन को किसने बताया, ठीक ना, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की खोज किसने किया? कोशिका विभाजन की खोज की अगर साथी बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कोशिका विभाजन की खोज साथियों, हाँ बिल्कुल पहले बच्चों, कोशिका विभाजन की खोज जो है वो बिरचाऊ ने दिया। किसने दिया बच्चों? बिरचाऊ ने दिया, विरचाऊ दिया, ठीक ना। इनका नाम था विरचाऊ अर्थात बिरजू चाचा, ठीक ना। विरचाऊ ने बच्चों कोशिका विभाजन का सिद्धांत बताया। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? विरचाऊ ने दिया, ठीक है। तो इतनी थोड़ी सी बातें बेसिक हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं बच्चों, ठीक ना। कोशिका, कोशिकाओं में बच्चों क्या पाया जाता है? कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक ना। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की अगर खोज की बात किया जाए साथी, जीव द्रव्य की खोज, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, तो साथी ध्यान रखिएगा जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया है। किसने किया है? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया है, डुजार्डिन, ठीक है ना। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया है, डुजार्डिन ने, ठीक है। और यहीं पे साथी एक चीज़ और आता है, इसका नामकरण किसने किया? नामकरण किसने किया? खोज तो डुजार्डिन ने किया, लेकिन साथ ही नामकरण किसी और ने किया था। नामकरण पुरकिंजे ने किया। किसने किया है? पुरकिंजे ने किया, ठीक है ना। पुरकिंजे ने, ठीक है ना, पुरकिंजे ने नामकरण किया इसका बच्चों। क्या किया है? नामकरण किसने किया है? पुरकिंजे ने किया है, ठीक है। तो ये कुछ कोशिका के बारे में, पहले तो कोशिका खोज और कोशिका इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि कोशिका के अंग क्या है। तो पहले तो थोड़ी सी आप लोग बेसिक थ्योरी जानिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद साथ ही हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे भैया हम लोग बात करें यहाँ पे कोशिका के बारे में, तो कोशिका में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है बच्चों? कोशिका में क्या पाया? तो कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है बच्चों। कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। अच्छा, जीव द्रव्य से पहले एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। कोशिका के प्रकार, ठीक है, कोशिका के प्रकार। तो फटाफट बच्चे हम जान लेते हैं कि कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है बच्चे, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक होती है, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं भैया प्रोकैरियोटिक, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है, दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। इनके बारे में जल्दी से आप लोग जान लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या क्या होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन से होती हैं, इनके बारे में आप लोग फटाफट जान लीजिएगा साथी। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। और इनमें
सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, सारे कोशिकांग होते नहीं हैं, और इनमें आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। इनके सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक इन्फॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में वो कहाँ होते हैं, आरएनए में होते हैं। यूकैरियोटिक की खासियत होती है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक की खासियत क्या होती है कि ये जीवाणुओं और हरित शैवालों में पाई जाती है, बैक्टीरिया वगैरह में। तथा दूसरी बात ये है, ये रोग प्रतिरोधक जो रोगाणु होते हैं ना, रोग वाले जो जीव होते हैं, उनमें उनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये बच्चों ये जीव जंतु की होती है। यू का मतलब होता है आप का मतलब हम सभी, है ना। तो जंतु हो गए, जितने भी जंतु होते हैं, उन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये थोड़ी सी बात आप लोग जानिएगा, बाकी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा भाई, ज़्यादा हम लोग करेंगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। यूकैरियोटिक की दूसरी बात यह कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो कोशिका के बाहर होता है बच्चों, कोशिका झिल्ली से श्वसन होता है। और यूकैरियोटिक में जो होता है वो माइटोकांडिया में श्वसन होता है, माइटोकांडिया में इनमें श्वसन होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकांडिया से श्वसन होता है। समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, इनमें 70S का राइबोसोम बनते हैं बच्चे। प्रोटीन इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रोटीन बनाते हैं, 70S प्रोटीन बनाते हैं। और यूकैरियोटिक में 80S प्रोटीन बनाते हैं, ठीक ना, 80S प्रोटीन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोटीन बनाने के जो कण अणु जो होते हैं ना, उनकी जो मात्रक होता है जो 70S होता है, और यूकैरियोटिक में 80S होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक यूकैरियोटिक होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। समझ रहे हैं? अब कोशिकांग की बात कर लेते हैं साथी, जल्दी से हम लोग कोशिकांग की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कोशिकांग बच्चों क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए भैया ये क्या है, आपकी एक कोशिका है, क्या है ये, कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका बच्चों क्या पाया जाता है? कोशिका के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसमें साथी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चों ऐसे ऐसे भरा होता है द्रव्य, उस द्रव्य को साथी हम लोग कहते हैं, इस द्रव्य को क्या कहते हैं, इस जो भरे हुए कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चों इसके अंदर भरा होता है इसे कहते हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, जिसकी खोज डुजार्डिन ने किया था, नामकरण पुरकिंजे ने किया। समझ रहे हैं कि नहीं? अब साथ ही इसमें हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ये बच्चों क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है साथी। इसके ऊपर जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। जंतु, ठीक है ना, ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या चीज़? कोशिका झिल्ली, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और एक बच्चों ऊपर ऐसे होती लेयर, एक लेयर होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे साथियों क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये साथियों सिर्फ और सिर्फ ये किस में पाई जाती है? ये पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथी अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहाँ पाया जाता है माइटोकांडिया। ये हो गया बच्चे राइबोसोम। ये साथियों इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। ये साथियों बात करें सेंट्रोसोम हो गया, ठीक ना। ये बच्चों इसमें हो गया प्लास्टिड हो गया। ये अगर बात करें बच्चों गाल्जी बॉडी हो गया, ठीक ना, गाल्जी बॉडी हो गया। उसके बाद साथी हम लोग बात करें राइबोसोम हो ही गया, गाल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकांडिया हो गया, समझ रहे हैं, और सेंट्रोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया। तो ये लगभग बच्चे इसमें क्या होते हैं? जीव चीज़ें पाई जाती हैं, समझ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, लगभग चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। ये बहुत शानदार तरीके से आप लोग चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। ये सारे कोशिका के क्या होते हैं? अंग पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये कोशिका के क्या पाए जाते हैं? इसमें अंग पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार बच्चे, ठीक है। हाँ चलो देखो, एक चीज़ और देख लो अच्छा बच्चे, इसमें एक और फायदा है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें बच्चे राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये दो प्रकार की पाई जाती है। जब राइबोसोम अनुपस्थित होता है तो वो चिकनी होती है, और अगर राइबोसोम उपस्थित होता है तो वो खुरदुरी होती है। और खुरदुरी रहेगी तो क्या बनेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी, ठीक है ना। किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेंगे कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको जो है अंतः प्रदावी जलिका भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में अंतः प्रदावी जलिका कहते हैं। इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा साथी, जो माइटोकांडिया होता है बच्चे, ये श्वसन घर होता है,
ठीक ना। ये क्या होता है, श्वसन करता है। इसे बच्चों रसोई घर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को रसोई घर भी कहते हैं। इसे सेल की पावर हाउस भी कहते हैं, इसे सेल ऑफ पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन से क्या होता है, ऊर्जा बनाई जाती है। इसमें ऊर्जा बनाई, श्वसन करके ऊर्जा बनाई जाती है। राइबोसोम को बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसको, राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, लाइसोसोम बच्चे इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें हाइड्रोलेजेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलेजेज नाम का इसमें एंजाइम पाया जाता है। अगर उसके वो फट गया तो साथ ही इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये फट गया तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। फिर लाइसोसोम जो हो गया, ठीक है ना, लाइसोसोम क्या करता है, ये आत्मघाती थैली का निर्माण करेगा। बच्चों जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम साथी क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, ये ध्रुव का निर्माण करता है। प्लास्टिड बच्चों 3 प्रकार का पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है इसे हरित प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड को लवक कहते हैं। प्लास्टिड को क्या कहते हैं, हिंदी में लवक कहते हैं बच्चों। ये लवक जो होता है 3 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है ना, एक तो बच्चों होता है वर्णी लवक, ठीक है, एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है। ठीक ना, एक अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक, इसे लवक कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसे लवक कहते हैं। और एक साथी बच्चों हरित लवक होता है। ये क्या होता है, हरित लवक होता है। ठीक है ना, एक हरित लवक होता है। जो वर्णी लवक होता है बच्चों, जो पेड़ पौधों के जो फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो जो रंगीन होते हैं, तरह तरह के रंगीन, गुलाबी, हरा, नीला, पीला सब होते हैं, तो ये बच्चों क्या होते हैं, वर्णी लवक होते हैं। ये कैसे होते हैं, वर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक ये पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हरित लवक होते हैं, ये पौधों में हरेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है, गाल्जी बॉडी, इसे बच्चों क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो भी चीज़ों का निर्माण होता है उनको लाना ले जाना। ठीक है, ये होता है। ठीक है, न्यूक्लियस बच्चों केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है बच्चों, केंद्रक में ध्यान रखिए कि इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। केंद्रक में बच्चों क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें किसके बारे में थी, कोशिका के बारे में थी। आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। यही चीज़ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, बस यहाँ पे जल्दी से मैंने इसको क्या कर दिया है, रिवीजन करा दिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़, आगे बात कर रहे हैं भैया। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ब्लर व्लर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। वो ब्लर होगा तो लाइट तेज कम ज़्यादा होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक, अब शुरू करते हैं भैया। हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा शानदार तरीके से एक बार। ठीक है, ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया, इसी की थ्योरी पढ़ने में आपको समय लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको केवल 10-15 मिनट में इसको पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अभी इसमें और कुछ है, इसको हल्का सा बंद कर देना। इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना है भैया, आपको समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब शॉर्टकट में थ्योरी चल रही तो भैया थोड़ा शॉर्टकट में ही पढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए तो बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं शानदार तरीके से। बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण, गाल्जी काय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर सेंट्रोसोम में होता है। कहाँ होता है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है भाई, कहाँ पे होता है ये आप लोग बताएंगे। अभी मैंने बताया कि भैया जो इसका निर्माण होता है कहाँ होता है, राइबोसोम में। यहाँ संश्लेषण का मतलब होता है कहाँ पर उसको मतलब उसको शोषण किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर संश्लेषित होता है, वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, गाल्जी काय को बच्चों क्या कहते हैं, गाल्जी काय जो होता है इसको साथी यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, यातायात प्रबंधक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे, श्वसन होता है। सेंट्रोसोम बच्चों क्या होता है, ये कोशिका विभाजन में साथी ध्यान रखना, कोशिका विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक ना, ध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है ना, यह कह सकते हो कि ध्रुव का जैसे कार्य करता है, ध्रुव के जैसे क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। ये आप लोग
ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है, परासरण से है, श्वसन से है या पाचन रस से है? किससे संबंध है भैया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, इसका पीछे वाले का आंसर बताया था कि नहीं बताया था भाई, ठीक ना। पीछे वाले का आंसर बताया कि नहीं बताया? हाँ सही तो है, राइबोसोम बताया मैंने आंसर। चलिए अगला देखिए बच्चे क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से है, ठीक है ना, श्वसन से है। उत्सर्जन के साथ ही अगर बात करें तो उत्सर्जन में ध्यान रखिएगा, यकृत हो गया, ठीक ना, वृक्क हो गया, ठीक है, वृक्क हो गया, स्वेद ग्रंथि हो गया, स्वेद ग्रंथि हो गया जो पसीना वगैरह निकालती हैं। त्वचा से भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है, मतलब जो शरीर से वेस्ट चीजें होती हैं वो निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। पाचन, लार ग्रंथि से बच्चों क्या होता है? लार ग्रंथि से पाचन रस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर बच्चों, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण साथी कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। केंद्रक में होता है, केंद्रिका में होता है, हरित लवक में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? कहाँ पर होता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर छाप दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करके बच्चों क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। केंद्रक की अगर साथी हम लोग बात करें केंद्रक में, तो केंद्रक में बच्चों क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए होता है। केंद्रक में क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। केंद्रिका वही जो केंद्रक होता है भैया। हरित लवक, हरित लवक से क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे या सीधा लिख दो पादप, ठीक है ना, सीधा आप लिख सकते हैं पादप। पादप में हरे रंग के लिए उत्तरदायी, ठीक है ना, उत्तरदायी होता है आपका हरित लवक, ठीक है। पादपों में जो हरित लवक होता है ये हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे आपने देखा जो छोटा पौधा होता है उसमें तना कैसा होता है? हरा होता है, पत्तियां भी हरी होती हैं, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगर थ्योरी थोड़ा सा भी पढ़ ली ना भाई साहब तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर ले जाएंगे, एकदम उड़ जाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चैप्टर वाइज कराएंगे, बस आपका काम एक बार शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो भाई साहब तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छी लगी हो क्लास और समझ में आ रही है तो एक बार लाइक का बटन आप लोग जरूर दबाइएगा, ठीक है। हमारी नियर अबाउट क्लास गदरगंज में चल रही है ऑफलाइन, शानदार तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है बच्चों, पादप कोशिकाओं में डीएनए कहाँ होता है, ठीक है ना। पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है, हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है या फिर सभी में होता है, ठीक है ना। डीएनए बच्चों कहाँ होता है जल्दी से आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए पादप की बात की गई तो पादप में हरित लवक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सभी में होगा, सभी में होगा। हरित लवक जो होता है ना बच्चों, हरित लवक ये बच्चों लवक का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्लास्टिड का प्रकार होता है, प्लास्टिड का प्रकार होता है बच्चों। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों होता है हरित लवक, प्लास्टिड अर्थात लवक, ठीक है ना, अर्थात लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक बच्चों होता है हरित लवक, ठीक है ना, हरित लवक होता है। दूसरा बच्चों वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है। और तीसरा साथी क्या होता है? अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है, ठीक है, अवर्णी लवक। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग जल्दी से बात करें, जो हरित लवक होता है ये हरे पादप में जो होता है, पादप में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक ना। पादप में हरा रंग जो बच्चों होता है ना वो हरित लवक के कारण होता है। और जो रंगीन होते हैं ना, पौधे रंगीन होते हैं, जो पादप रंगीन होते हैं, पादप के पुष्प फल, ठीक ना, पुष्प कामा फल, ठीक ना, पुष्प फल रंगीन होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण होते हैं। और अवर्णी लवक के कारण बच्चे ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, ठीक ना। और ये जड़ में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं, अवर्णी लवक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, कोई दिक्कत भी है इसमें? चलिए बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट, ठीक है, अगली क्लास है बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आएंगे फिजिक्स की क्लास, ठीक है ना। अगले क्लास से हम लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो क्लास कैसी लग रही है? ज़्यादा हम लोगों को बातचीत करनी नहीं है फालतू की, सीधा आपने कॉन्सेप्ट बात रखनी है, कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। बहुत सही भैया। चलो देखो बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर।
सबसे लंबी क्या पूछा गया, सबसे लसिका कोशिकाएं क्या बनती है, दीर्घास्थि बनती है बच्चों। दीर्घास्थि बच्चों एक प्रकार की ये ऊतक में पाया जाता है, ठीक है ना, इन कोशिकाओं में पाया जाता है दीर्घास्थि। इसमें सबसे लंबी लसिका बनती है। लसिका जो होती है ये रोग प्रतिरोधक, ये कह सकते हो बच्चों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। ये क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक, ठीक ना, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना, कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात कर लिया जाए बच्चे, सबसे बड़ी लसिका कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी लसिका कोशिका कौन सी होती है बच्चे, सबसे बड़ी लसिका कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी लसिका कोशिका, सबसे बड़ी लसिका कोशिका बच्चों कौन सी होती है, तो ध्यान रखिए सबसे बड़ी लसिका कोशिका प्लीहा में होती है बच्चों। कहाँ होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, प्लीहा में होती है। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे के साथ ही हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का बच्चों प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से आप लोग बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर आपने पढ़ा है तो भाई साहब मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है बच्चों। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था बच्चों। किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने बच्चों क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर देखो शुरू में थ्योरी पढ़ लिया तो फिर इधर आपको आसान हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तब भी बच्चे हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे पहले उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, कुछ थ्योरी लिख के लाएंगे, कुछ थ्योरी आपको समझाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपका काम है भैया, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, बताइएगा भैया सभी को कि क्लास जरूर देख लिया करो। ऑफलाइन ही देखना है तो भले आप स्पीड में देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, बस ये समझिएगा। मेरा काम आपको ये है कि अच्छे से समझाना, बेहतर और जेन्युइन क्वेश्चन कराना, समझ रहे हैं। छोटी मुंह बड़ी बात की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन करिएगा, इस थ्योरी को पढ़िएगा, जब ना समझ में आए तो आप लोग बताइएगा, कहीं से पढ़ के आओ, लेकिन एक बार इसको क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये थ्योरी जरूर पढ़ लेना, देखना सारे जगह से मैच करेंगे, सबसे थोड़ा अलग ही मिलेंगे, सॉरी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बच्चों हम एनसीईआरटी से करा रहे हैं, ठीक है ना, 9th की क्लास 9th की बुक से करा रहे हैं, ठीक है ना। 9th की जो बुक होती है ना, 9th की जो बुक है, 9th क्लास की बुक, 9th और 10th की मान लो, ठीक है ना, 9th और 10th दोनों की क्लास की बच्चों बुक से हम करा रहे हैं, ठीक है ना, 9th और 10th की बुक, ठीक है ना, ये बुक का सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। 9th और 10th की बुक का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसी का फिजिक्स में भी कराऊंगा। और भैया फिर उसके बाद आप लोग ग्रुप डी में देना, चाहे एनटीपीसी देना, अगर टांडो ना काट के आना साइंस में ना तो बताना भैया, ठीक है ना। चेहरा बड़ा नहीं है लेकिन मैटर बहुत बड़ा दे दूंगा आपको, दमदार दे दूंगा आप सभी को, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिएगा भाई साहब, समसूत्री विभाजन की बच्चों बात किया जाए, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पाया जाता है किस, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है बच्चों कहाँ पे, पत्तियों में, तने में, मूलाग्र में, ये तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। तरुण का मतलब होता है नई, ठीक ना, तरुण का मतलब क्या होता है, नई, और पुष्प बच्चों कलिकाओं में, ठीक ना, ऐसी कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन तरुण कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि बच्चों अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ना बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन की हम लोग बात करें, कोशिका विभाजन, ठीक है ना, कोशिका विभाजन। सबसे पहले कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका विभाजन की खोज किसने किया बच्चों, ठीक ना, इसकी खोज किसने किया था, अभी मैंने आपको बताया था बिरचाऊ ने किया था। किसने किया था, बिरचाऊ ने किया था, इसकी खोज किया था। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है, एक और होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है आसूत्री विभाजन बच्चों, एक क्या होता है, आसूत्री विभाजन होता है, यार सॉरी थोड़ा जल्दी में बोल जा देते हैं बच्चे, एक और होता है आसूत्री विभाजन, ठीक है भाई, एक आसूत्री विभाजन होता है, हाँ भाई सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आसूत्री विभाजन होता है बच्चों, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं आपके क्या, कोशिका विभाजन। इसकी खोज किसने किया था, बिरचाऊ ने किया था। जान लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे आसूत्री विभाजन की। आसूत्री विभाजन है बच्चों, कोई रोक छेक नहीं होती है इसमें। आप जैसे जो कोशिकाएं होती ना, कोशिकाएं, उसको जहां से काटेंगे, जितने बार काटेंगे उतनी कोशिकाओं का उसमें क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें उतनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये होता है आसूत्री विभाजन में। इसमें कोई सूत्र, कोई फार्मूला नहीं लगता है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन जहां बनेगी वो क्या कहलाएंगे, आसूत्री। ये अमीबा में पाए जाते हैं, एंटी अमीबा में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में, इन सब में आसूत्री विभाजन होता है।
समझ रहे हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर समान सूत्र का प्रयोग हो। समान सूत्र का प्रयोग का मतलब ये होगा कि कहीं जैसे आप लोग देखते हैं शरीर में कहीं चोट लग गई तो वहाँ पर जैसे चोट लगने पर कुछ हिस्सा निकल जाता है तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर वही हिस्सा फिर आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि जो कटेगा वही बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कहीं पर कुछ कोशिकाओं का नष्ट हो, कहीं कोशिकाएं नष्ट हो गई तो वही कोशिकाएं बनेंगी। समझ रहे हैं, उसी प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। अगर नखून की मतलब नखून कट गया तो नखून ही बनेगा, मांस वहाँ पे नहीं बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है समसूत्री विभाजन में बच्चों। किसमें होता है, समसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। इसके 5 अवस्थाएं होती है बच्चों। कितने अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। पहला साथी होता है अंतरावस्था होता है। पहला होता है अंतरावस्था, ठीक ना, अंतरावस्था होता है। दूसरा बच्चों पूर्वावस्था होता है, पूर्वावस्था होता है। तीसरा होता है मध्यावस्था और चौथा साथी जो इसमें होता है वो पश्चावस्था होता है, पश्चावस्था होता है साथी। और 5वां साथी ध्यान रखिएगा अंत्यावस्था होता है। कौन सा होता है, अंत्यावस्था होता है। तो ये 5 प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन बच्चों ये जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है, ये जटिल प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। जटिल प्रक्रिया होती है बच्चों। कैसी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है। इनकी जो प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, कई फेज़ों में होती है। ये 2 फेज़ में होती है। पहला फर्स्ट फेज होता है, फिर सेकंड फेज होता है, ठीक है ना। फर्स्ट फेज ही सबसे लंबा होता है, लास्ट सेकंड फेज तो बहुत आसानी से हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, अच्छे से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में जैसे आपको पता है कि जैसे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं वो कायिक जनन के लिए होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है वो बच्चों जनन, वो लिंग निर्धारण करते हैं। समझ रहे हैं, तो ये होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चे। 8 प्रश्न की बात करें, 8वें प्रश्न की, एटीपी का निर्माण होता है बच्चों, कहाँ पर होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। देखिए, हम लोग बात करें बच्चे कोशिका के बारे में, ठीक ना, कोशिका के बारे में, न्यूक्लियस की बात करें, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, ये कहीं पर हो सकते हैं। मैं एक अपने हिसाब से पढ़ रखा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए यहाँ पे बार बार बना देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कहीं पर भी इसको याद रख सकते हैं। आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि राइबोसोम पाया जाता है बच्चों, ठीक ना। और अब राइबोसोम हम ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे बनाने लगेंगे तो समय लग जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग शॉर्टकट में समझिए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम समझाएं, मतलब उस तरीके से बना के समझाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बच्चों। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें श्वसन के माध्यम से क्या आता है बच्चों, O2 आता है। O2 आता है अर्थात ऑक्सीजन आता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में O2 आता है बच्चों, तो जो कोशिका होती है ना, कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है बच्चों ना, कोशिका द्रव्य एटीपी का निर्माण करता है बच्चों। क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है ना। और वो एटीपी किसको देता है, सॉरी, ये बच्चों पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोशिका द्रव्य पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, और उस पायरुविक अम्ल को भेज देता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर माइटोकॉन्ड्रिया O2 प्लस पायरुविक एसिड, ठीक ना, पायरुविक एसिड मिलकर के, ठीक ना, पायरुविक एसिड मिलकर बच्चों क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना, फास्फेट, ठीक है बच्चे, ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण होता है बच्चों कहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी से बच्चों क्या बनते हैं, इसी से बनता है ग्लूकोज। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो भैया, उसकी भी प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी है। अब ज़्यादा समय लेंगे तो फिर आप लोग क्लास देखेंगे नहीं, ठीक है ना। उसकी भी प्रक्रिया हम किसी एक अलग वीडियो बना करके आपको हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। मुझे पता है, क्योंकि एक तो मैं लाइव क्लास दे नहीं रहा हूँ, ये ऑफलाइन क्लास है, तो और आप लोग रुकेंगे नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो मेन बातें उनको आप लोग समझिएगा। अगर हमारे इन सब चीज़ों को जानना है तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर बच्चों हमें आप कमेंट करिएगा, हम अलग से आपके लिए क्या बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे इसके बारे में, ठीक है ना।
तो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात करें, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, गाय का दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, या सभी में होता है, किसमें बच्चों लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। सभी में बच्चों क्या पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, क्योंकि बच्चों दूध में क्या पाया जाता है, दूध में ध्यान रखिएगा, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में शर्करा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, कौन सी, डीऑक्सी राइबो, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है ना, राइबोस शर्करा, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। बच्चों आरएनए में पूछा जाए, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में शर्करा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, कौन सी, राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। ऊँटनी के दूध में आपसे पूछ लिया जाए, ऊँटनी के दूध में साथी कौन सी शर्करा पाई जाती है, ऊँटनी के दूध में शर्करा, आपने पढ़ा होगा कि सबसे मीठा दूध कौन सा होता है, ऊँटनी के दूध का होता है, ऊँटनी के दूध में शर्करा, ठीक ना, ऊँटनी के दूध में लैक्टोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, ग्लैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ये भी सब बातें आप लोग जान लीजिएगा, समझ रहे हैं। ये सारी बातें बेटा ऑफलाइन में पढ़ाई जाती हैं और पढ़ाई गई हैं विस्तार से, सूत्र के साथ में पढ़ाया गया, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें सूत्र के साथ में पढ़ाया गया बच्चों ऑफलाइन में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उस पर कॉल करके हमारे नियर अबाउट सेंटर पर पहुँच सकते हैं। ऊँटनी के दूध में शर्करा लैक्टोज पाया जाता है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखिए बच्चों, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा बच्चे कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, पूछा गया बच्चों, ठीक ना। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है बच्चों, कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है, ठीक है। जो पाया जाता है ये शहद में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, शहद में, शहद में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है बच्चों कौन सी शर्करा, तो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जीन शब्द का बच्चों प्रतिपादन किसने किया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों। जीन जो होता है ना बच्चों, जीन आपने ध्यान दिया होगा, जो बच्चों एक डीएनए का बच्चों डबल हेक्सल मॉडल, यहां पे ध्यान रखिएगा, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया बच्चे, ठीक ना। डीएनए का द्विकुंडलित प्रतिपादन किसने किया था, तो वाटसन ने किया था बच्चों, किसने किया है, वाटसन एवं क्रीक, वाटसन एवं क्रीक नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने द्विकुंडलित मॉडल प्रतिपादित किया। अब ये द्विकुंडलित मॉडल क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो बच्चों ये क्या नाम है, डीएनए होता है ना, किसमें पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। डीएनए का जो डबल हेक्सल मॉडल होता है बच्चों, ये, ठीक है ना, कुछ ऐसे होता है साथी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे पाया जाता है साथी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बच्चों क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे पाया जाता है बच्चों, आपने देखा होगा डीएनए ऐसे बना होता है, और यहाँ बच्चों ऐसे डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों होते हैं जीन, ये क्या होते हैं बच्चे, ये जीन होते हैं, ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। और ये बच्चों क्या होता है, द्विकुंडलित मॉडल होता है, ठीक ना, ये द्विकुंडलित मॉडल होता है, द्विकुंडलित नहीं होता, द्विकुंडलित होता है, ठीक ना, द्विकुंडलित मॉडल होता है बच्चों, ठीक ना, द्विकुंडलित मॉडल होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, डीएनए बच्चों होता है, क्या होता है, डीएनए, ठीक ना। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है डीएनए, इसे डबल हेक्सल मॉडल कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, डबल हेक्सल मॉडल कहते हैं, हेक्सल मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा, डबल हेक्सल मॉडल इसे कहते हैं, ठीक है ना। डबल हेक्सल मॉडल किसने प्रतिपादित किया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, वाटसन और क्रीक ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें जीन की बात की गई ना बच्चों, इसमें बात किसके बारे में की गई है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जीन के बारे में पूछा गया है कि जीन की खोज बच्चों किसने किया है, ठीक ना। हाँ, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे,
चलो देखो यहाँ पे जीन के बारे में बात किया, जीन बच्चों क्या होता है, जोहानसन ने किया। जीन की खोज किसने किया है, जोहानसन ने किया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी से 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए भाई, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर के उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है कौन? क्लोरोफिल रखता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, जड़ करता है, इनमें से सभी करते हैं, या फिर इनमें से सभी करते हैं बच्चों। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर के कौन संचित करता है? तो ध्यान रखिए बच्चों, क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोफिल बच्चों क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य से ऊर्जा लेकर के बच्चों क्या करता है, इसमें ये हरित लवक को संचित करता है, हरित लवक को संचित करता है, हरित लवक को संचित करता है। ठीक ना, ये हरित लवक को क्या करता है, संचित करता है। ध्यान रखिएगा, मैं कैमरे की तरफ इसलिए ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ भैया कि देखो मेरा फोकस किस पर है, पढ़ाने पर है। ठीक है बच्चों, मेरा फोकस किस पर है, पढ़ाने पर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं आपको लग रहा हो सर बोर्ड की तरफ ही लगे पड़े हैं, लगे इसलिए पड़े कुछ हम चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना भैया, चलिए देखिएगा, कायिक कोशिकाओं, अगला क्वेश्चन कहा गया भैया कि कायिक कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों, क्या कहा गया है, कायिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। मेरा तात्पर्य ये है कि जल्दी से जल्दी हम आपको अधिक से अधिक थ्योरी करा दें। ठीक है भैया, क्योंकि देखो लाइव क्लास लेने में कमेंट में समय बीतता है, ऑफलाइन सबसे अच्छा होता है। जो पढ़ने में अच्छा होता है समय, ये पढ़ने के लिए जो अच्छा समय यूट्यूब पर सबसे अच्छा वीडियो होता है, जो सबसे अच्छा कंटेंट होता है बच्चों, वो होता है ऑफलाइन। आप देखिए, जो अच्छे और जेन्युइन बच्चे होते हैं वो ऑफलाइन क्लास देखते हैं, लाइव क्लास नहीं देखते हैं। लाइव में वो होते हैं ऊट पटांग वाले बच्चे आते हैं, वो खाली ये कमेंट करेंगे, वो कमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और टीचर भी उसी प्रकार के कमेंट पढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो नहीं, आप लोग जेन्युइन बच्चे हो तो जेन्युइन तरीके से चीज़ों को पढ़ो आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलिए तो बच्चों कायिक कोशिकाओं में जनन होता है, तो ध्यान रखिए बच्चे, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जो मैंने बताया था, जो काया होती है शरीर की कोई भी काया, जैसे मैंने बताया ना, शुरू में बताया था कि जैसे शरीर का कोई हिस्सा, मतलब जैसे मान लीजिए शरीर के यहाँ चोट लग गई, ये हिस्सा कट गया, तो बच्चों यहाँ पे यही चीज़ बनेगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं बनेगी। मतलब जैसे खाल कटी तो खाल ही बनेगी, यहाँ का थोड़ा मांस निकला तो वही बनेगी, दूसरा चीज़ नहीं बनेगा, यानी हड्डी नहीं बन जाएगी यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। और कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन से होता है, जिनमें समान सूत्र से क्या हो, कोशिकाओं का विभाजन हो। ठीक है, चलिए लैंगिक जो लैंगिक जनन जो होता है ना, लैंगिक जनन जो होता है, या लैंगिक कोशिकाएं जो होती हैं, लैंगिक कोशिका नहीं, लैंगिक जनन होता है साथ ही। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। अब ये लैंगिक जनन फिर आगे जनन चैप्टर में पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है? कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है? कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, या फिर केंद्रक होता है? बच्चों जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा भैया, फटाफट। ठीक है भैया, क्वेश्चन इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक ना, चयनात्मक परागम में होता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली। अच्छा ध्यान रखिएगा बच्चों, जंतु कोशिका, ठीक है, अलग होती है, और पादप कोशिका अलग होती है। पादप कोशिकाओं में डिफरेंट क्या होता है? पादप कोशिका। ठीक है ना, पादप कोशिका सब कुछ सेम होता है, बस जंतु कोशिका में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होता है बच्चों, जंतु कोशिकाओं में इसमें प्लास्टिक पाया जाता है, मतलब लवक पाया जाता है बच्चों। इसमें क्या पाया जाता है? लवक। और इसमें लवक नहीं होता है। ठीक है ना, लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए जंतु कोशिकाओं में। इसमें जंतु कोशिकाओं, इसमें पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है बच्चे? कोशिका भित्ति पाई जाती है बच्चों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें? जंतु कोशिकाओं में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बच्चों झिल्ली दोनों में पाई जाती है। झिल्ली कैसी होती है? जंतु कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम में होती है, अर्धपारगम में झिल्ली होती है, अर्धपारगम में झिल्ली पाई जाती है बच्चों, अर्धपारगम में झिल्ली पाई जाती है बच्चों। अर्धपारगम में का मतलब ये होता है कि ये निश्चित चीज़ों को ही अंदर आने देती है, बाकी को नहीं किया। शरीर में कुछ भी गया, कोई धूल कण गया तो सब अंदर चला जाए, कोशिकाओं में नहीं। कोशिका में वही चीज़ जाएंगी जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी को अर्धपारगम में कहते हैं या चयनात्मक कहते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों इसमें चयनात्मक पारगम में किसमें कौन सा क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कोशिकाओं में वही चीज़ जाएंगी जो कोशिकाएं निर्धारित करेंगी, जिनको कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है भैया? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम में है, अर्धपारगम में है, गैर पारगम में है, स्वतंत्र पारगम में है। अभी मैंने इसका आंसर बताया, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। अर्धपारगम में होगा बच्चों। क्या होगा? अर्धपारगम में होगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? अर्धपारगम। अर्धपारगम के बारे में अभी मैंने बताया कि जो कोशिका जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी चीज़ों को अंदर एंट्री करती है, उसी को क्या कहते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर से, बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर से आगे कुछ पे पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक
पारगम्य झिल्ली बनी होती हैं। ये सब किसकी बनी होती है बच्चों? ये प्रोटीन की बनी होती हैं, लिपिड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ए तथा बी दोनों की बनी होती है। ठीक है ना, किस चीज़ की बनी होती है ये आपको बताना है भाई। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका प्लाज्मा, ये सब किस चीज़ की बनी होती हैं, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों चीज़ें, मतलब प्रोटीन की बनी भी होती हैं और लिपिड की बनी होती हैं। प्रोटीन तो आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, ठीक है प्रोटीन विकास और वृद्धि के लिए जरूरी होता है। लिपिड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, वसा, ठीक है ना, तैल, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस में आती हैं, लिपिड में आती हैं। जितनी भी तैली चीज़ें होती हैं किस में आती हैं, लिपिड में आती हैं। इन सभी चीज़ों से क्या बने होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा हमें। ऑफलाइन कमेंट प्लीज़ प्यारे बच्चों एक बार कर दीजिएगा आप अच्छी लगी हो क्लास तो। और अगर ऐसी क्लास कंटिन्यू चाहते हैं तो एक बार जरूर आप वो भी बताइएगा। ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।